हेलो एंड नमस्कार साथियों। मैं आपका साथी रजत खदरिया। आज हम जानेंगे कि विशाखा गाइडलाइन किस प्रकार जारी होती है। ऐसा कौन सा केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट को विशाखा गाइडलाइन जारी करनी पड़ती है। तो ये कोई और नहीं, ये एक कहानी हमारे राजस्थान की से संबंधित है। ये कहानी एक महिला की है। एक 1952-53 में एक महिला का जन्म हुआ। प्रजापत कुमार जाति में थी वो, जो जयपुर से लगभग 55 किलोमीटर दूर बिस्सा तहसील में एक भातेरी गांव आता है, उसमें जन्म होता है। 1985 में एक राज्य सरकार प्रोजेक्ट लेके आती है, जिसके तहत ब्लॉक लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे महिलाओं को ज्वाइनिंग दी जाती है। जिस प्रोजेक्ट का नाम होता है ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इसके अंतर्गत होता क्या है कि गांव में जैसे कोई कुरीति वगैरह चल रही होती है, जैसे किसी महिलाओं को और बच्चों को जैसे पढ़ाना नहीं, महिलाओं को पुरुष के बराबर काम के बदले में वेतन नहीं देना, तो इसके लिए इसके ऊपर वर्क करती थी। तो उसके अंतर्गत उस महिला का की खुद की भी जो थी ना, वो एक चाइल्ड मैरिज की विक्टिम थी। यानी उसकी जब वो 5 वर्ष की थी, उसकी जब शादी हो गई थी 8 वर्ष के युवक जिसका नाम सोहनलाल था। ये चलो उस समय तक 1952-53 के अंदर जन्म हुआ था, तो 5 साल में से चलता था, कोई दिक्कत नहीं थी। परंतु 1992 में सब कुछ तक ठीक ठाक चल रहा था। अब मैं सही से रिकॉल करूं तो अप्रैल 1992 तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। तभी स्टेट गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट लेके आती है, कैंपेन चलाती है, कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। क्योंकि ये उस महिला जो थी उस प्रोजेक्ट का सरकार का हिस्सा थी, तो उसके अंतर्गत इस प्रोजेक्ट पर भी वर्क कर रही थी। तो इसकी एक ड्यूटी थी कि गांव के लोगों को वो जागरूक करे कि जो बाल विवाह होते हैं उसके ऊपर रोक लगाए, या बाल विवाह वगैरह नहीं होने दें। अपने राजस्थान में एक त्यौहार आता है अक्षय तृतीया, जिसके अंतर्गत अक्सर बच्चों के बाल विवाह वगैरह करवाए जाते हैं, काफ़ी मात्रा में करवाए जाते हैं। तो ये पहल थी ना, वो गांव वालों को पसंद नहीं आई बाल विवाह को रोकने के लिए। और जिस जगह पर ज्वाइनिंग दी गई थी ना, वो वहाँ के वो गुज्जर समुदाय के लोग ज़्यादा थे। भौरी देवी को जिस जगह पे ज्वाइनिंग दी गई थी, तो वहाँ क्या थे, गुज्जर समुदाय के लोग ज़्यादा रहते थे। तो गुज्जर समुदाय के अंतर्गत जो आता है ना, वो भंवरी देवी की कास्ट से अपर कास्ट में आता है। हालांकि कहते हैं कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, धर्म नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है, परंतु इससे थोड़ी ऊपर कास्ट की थे। तो तो उस गांव वालों जब इससे पहले बाल विवाह, ये जो बाल विवाह के अगेंस्ट अभियान आया था ना, कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज से पहले पहले, तब तक क्या है, गांव वालों इसकी बहुत सराहना करते थे। जैसे मतलब सराहना होती थी इसकी कि भाई चलो उसने अच्छा काम किया, भाई पूरा वेतन दिलवा दिया, बच्चे नहीं पढ़ रहे थे तो उसको मतलब मानते थे सब इसको। परंतु इस प्रोजेक्ट के आने के बाद में उसकी कोई सराहना चली नहीं है ज़्यादा दिन तक। ये गुज्जर समुदाय के लोग के एक गुज्जर समुदाय के अंतर्गत एक 9 महीने की बच्ची का बाल विवाह हो रहा था अक्खा तीज को। तो वो उसकी हिस्सा थी, तो वो उसको रोकने गई, मनाने गई कि ऐसा नहीं कर सकते आप, ये गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट वगैरह है। तो वो नहीं माने, यही तो फिर वो नहीं माने, तो उसने क्या किया, गुज्जर समुदाय ने के जो मुखिया थे राम कुमार जी गुज्जर, उसने क्या किया, भंवरी देवी को धक्के मारकर वहां से बाहर निकाल दिया। तो भंवरी देवी ने, क्योंकि भंवरी देवी की ड्यूटी थी उस समय कि अगर वो बाल विवाह को नहीं रोकती तो उसकी नौकरी खतरे में थी और वो नौकरी जा सकती थी उसकी। तो उसने क्या किया, अपने सीनियर से संपर्क साध करके वहाँ के मौके पर एसडीएम और डीएसपी से उसको मौके पर लेके आई, और उसका उस समय तो विवाह रुकवा दिया। तो बाद के उस समय तो विवाह रुक गया, पर अगले ही दिन 2:30 बजे उस बच्ची की क्या हो गई, शादी हो गई। और गांव वालों ने सारों ने निंदा की उसकी
कि क्या मिल गया उसको ऐसा करके, किसी बोबिया मुहूर्त खराब करवा दिया और ये कर दिया वो कर दिया, मतलब भंवरी देवी की उस समय निंदा ही हुई। और जो राम कुमार जी गुज्जर थे उसके उसका कोई छोटा भाई था, उसको ये बात खटक गई कि एक लड़की ने आकर के हमारी इतनी पूरे समाज के अंदर हमारी बेइज्जती कर दी। तो उसके मतलब ये मतलब उसको खटक गई ये बात। तो उसके क्या थी कि उसके परिवार के उस भंवरी देवी और उसके पति के साथ हर रोज भंवरी देवी के परिवार के साथ एट्रोसिटी करने लग गए। मतलब ये जो मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाता था इसका परिवार, भंवरी देवी का परिवार था, प्रजापत कुम्हार जाति की थी, तो मिट्टी वगैरह के बर्तन बनाते थे। तो वो उसने खरीदने बंद कर दिए गांव वालों ने। और चूंकि ये गुज्जर समुदाय दूध सप्लाई करता था, तो वहां के भंवरी देवी के परिवार को दूध की सप्लाई बंद कर दी। इस तरीके से मतलब, और जो उसका पति था सोनलाल, उसके साथ हर रोज मारपीट होती थी। तो इस तरीके से मतलब उसके साथ एट्रोसिटी होने लग गई भंवरी देवी के साथ। चलो यहाँ तक ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी, चल गया जैसे तैसे करके, चलो सहन भी कर लिया, कोई बात नहीं थी। लेकिन 22 सितंबर 1992, ये कहते हैं कि राजस्थान का सबसे काला दिन जो माना जाता है ना, उस समय क्या हुआ अचानक, ये मतलब बहुत ही दर्दनाक दिन और काला दिन माना जाता है राजस्थान का 1992 को। उस दिन होता क्या है कि भंवरी देवी और उसके पति सोनलाल दोनों खेत में काम कर रहे होते हैं। तो तभी 5 लोग आते हैं, राम कुमार जी गुज्जर, उसका एक भाई, और एक उसका अंकल, और एक उसका मित्र श्रवण शर्मा। ये मैं आपको रिलेशन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका आगे अपने लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कनेक्शन है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो वो जब काम कर रहे थे, तो उसने एक ईंट उठा, वहां से एक ईंट उठाई और भंवरी देवी के पति के सिर में दे मारी। सोनलाल के था उसके पति के सिर में दे मारी। तभी उसने क्या दे मारी, और उसका पति जो था बेहोश हो गया, मरा नहीं, अनकॉन्शियस हो गया, बेहोश हो गया। उसके बाद उन पंचों ने लगातार भंवरी देवी के साथ में गैंग रेप किया था। और जबकि पति गैंग रेप किया, उसका पति भी बेहोश था, मरा नहीं, पूरे शरीर पर से खून निकल रहा था। और वहां से फिर जैसे ही मतलब 2-3 घंटे के बाद में गैंग रेप वगैरह उसने कर दिया, उसको पति को थोड़ा बहुत होश आया, तो वहां से संबंधित पुलिस चौकी पर पहुंचे। तो उसकी बात को क्या है, वो पुलिस स्टेशन जो पुलिस वाले थे ने, उसने उसकी बात को स्वीकार ही नहीं की। तभी वो जैसे तैसे करके उसकी साथिनी के गांव गए। उसकी मित्र हुआ करती थी, जो भंवरी देवी की एक मित्र हुआ करती थी, रसीला शर्मा। देखो यहाँ एक, ये मैंने पहले भी बोली थी ये बात कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, धर्म नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है। एक देखो ये रसीला शर्मा है, और एक जो था वो श्रवण शर्मा था, जिसने क्या किया था, इन चारों के साथ मिलकर के गैंग रेप किया था। और एक ये रसीला शर्मा थी जिसने इसकी मदद की थी। कि अब देखो इसकी यहाँ से शुरू होती है भी, जो अपराधियों ने तो काम किया तो किया ही, जो मतलब अपना अपराध किया तो किया ही, पर सिस्टम ने भी जो उस महिला के साथ क्रूरता दिखाई ना, वो देखो कितनी दर्दनाक थी। यहाँ से बस्सी पुलिस थाना में गए, वो यहाँ, और यहाँ से शुरुआत होती है सिस्टम की क्रूरता। देखो वो महिला बाल विवाह रुकवाने गई थी। वो उस समय अपनी ड्यूटी पे थी, अपनी ड्यूटी फुलफिल कर रही थी, तो उसने कोई अपराध नहीं किया उस समय। अगर वो कर किया नहीं करती तो उसकी जॉब खतरे में चली जाती, जॉब चली जाती। और तो उसने करना पड़ा, और किया, तो उसके साथ इसकी इस बात की बिना मतलब की सजा मिल गई उसको। वो क्या थी कि जैसे रात को 12 बजे जब पुलिस थाने पहुंचे, तो पुलिस वाले ने कहा कि आपके आपके साथ गैंग रेप हुआ है, गैंग विक्टिम के सीमन वगैरह के या ड्रॉप्स वगैरह हो सकते हैं, आप क्या कीजिए, अपने लहंगे को यहाँ पे उतार कर चले जाइए। देखो कितनी क्रूरता, कितनी मतलब कहने जैसी
कहते हुए भी अपने को शर्म आती है। तो देखो उस पुलिस वाले ने ऐसा किया भी उस महिला के साथ। तो जलीलता देखिए पुलिस वाले की। ये क्या कहा कि ये आपका जो है लहंगा एविडेंस में काम आएगा। ऐसी जलीलता के किसी की कैसे निभा सकते हैं, समझ में नहीं आता। उसकी उसने सोचा चलो एफआईआर तभी दर्ज हो सकती थी इस आस में कि पुलिस अपराधियों को सजा देगी। और 1 बजे उसके पति ने अपनी इज्जत को ढका और अपने साथिनी के गांव 3 किलोमीटर दूर पैदल पैदल चल के आए। अगले दिन वो जब जो रसीला शर्मा उसकी मित्र थी, वो थोड़ी पढ़ी लिखी भी थी और जानकार भी थी। उसने कहा कि मेडिकल एग्जामिनेशन होता है इसके अंतर्गत। मेडिकल करने के लिए पीएचसी के में गए। तो पीएचसी में कोई फीमेल कैंडिडेट थी नहीं और फीमेल डॉक्टर थी नहीं। और मेल डॉक्टर ने मेडिकल एग्जामिनेशन करने से स्पष्ट मना कर दिया और जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में उसको रेफर कर दिया। और रेफरल नोट में ये लिखा कि इस महिला का मेडिकल एग्जामिनेशन इसलिए किया जाए कि इसकी एज तय करनी है कि एज के अनुसार इसके साथ ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ। तो एक तो पहले तो पुलिस वाले का बेड़ा, उसके बाद में जयपुर ये पीएससी के सेंटर के द्वारा, और फिर जब जैसे तैसे करके अगले दिन वो जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में गए। तो एसएमएस हॉस्पिटल वाले डॉक्टर और स्टाफ ने साफ ये कह दिया कि पहले मजिस्ट्रेट का ऑर्डर लेके आओ तभी हम मेडिकल एग्जामिनेशन करेंगे। और ये हमारे इंडिया का कानून कहता है कि रेप का जो ऑफेंस होता है उसके अंतर्गत 24 घंटे के अंदर अंदर मेडिकल एग्जामिनेशन होना जरूरी है। परंतु देखिए डॉक्टर की कितनी बड़ी जलीलता है, क्योंकि उसके पीछे एक बैकअप था, एमएलए का बैकअप था। और जब जब किसी भी एमएलए का ऐसे मामलों में कभी जब बैकअप होता है ना, तो स्टेट गवर्नमेंट के सारे सिस्टम ही डामाडोल हो जाते हैं और वो उसी के हिसाब से काम करते हैं। ये खाली किसी केस में नहीं बल्कि और भी बहुत सारे केस हैं जिसके अंतर्गत इस तरीके से केसों में मतलब एमएलए जो बैकअप लिए बैठा रहता है ना, तो वहाँ स्टेट गवर्नमेंट के सारे सिस्टम ही खराब कर देते हैं वो। तो डॉक्टर ने ये कह दिया कि मजिस्ट्रेट के ऑर्डर लेके आओ, और जैसे वो कोर्ट पहुंचे तो मजिस्ट्रेट ने उनको स्पष्ट रिफ्यूज कर दिया कि अब मेरा टाइम है वो खत्म हो गया, 6 बज गए, कोर्ट बंद हो गया, अब अगले दिन ही आना। अब देखो एक न्यायिक, पहले देखो उसको कितना मतलब दर्द उठाना पड़ा, पहले तो पुलिस वाले के द्वारा, फिर पीएससी के द्वारा, फिर एसएमएस हॉस्पिटल के द्वारा, और फिर न्यायिक आत्मा कहने वाले कैंडिडेट्स के द्वारा। अब पता नहीं क्या उस समय सेशन कोर्ट में जब ये मामला चला तो पांचों अभियुक्त के पास, हालांकि एक एमएलए का बैकअप था ही, उसने क्या किया, एक अच्छे से अच्छा एडवोकेट हायर कर दिया, तनराज मीणा ऐसा शायद एमएलए का नाम था, और एडवोकेट पुरोहित ऐसा करके उसने उसको हायर कर दिया। तो सेशन कोर्ट में ट्रायल चली। फाइनली 1995 को जजमेंट आया और सेशन कोर्ट ने पांचों अभियुक्त को एक्विटल बरी कर दिया। और यहाँ तक तो चलो बरी कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, उसको जैसे भी कुछ भी कहें, परंतु सेशन कोर्ट ने जो कमेंट पास किए ना, वो बड़े ही शर्मनाक कमेंट पास किए। उसने कहा भंवरी देवी के साथ जो गैंगरेप हुआ है उसके पति ने नहीं देखा तो हम कह नहीं सकते कि उसके साथ हुआ है। दूसरा, हम लोग मिडिल टाइम में जी रहे हैं, तो एक चाचा भतीजा, मैंने कहा ना ये रिश्ते आपके यहाँ काम आएंगे, तो उसका एक अंकल और अपने भतीजे के सामने रेप नहीं कर सकता। अब पता नहीं क्या उस समय उस जुडिशियल महोदय साहब की क्या उस समय विवेकशीलता रही होगी, नहीं कह सकते कुछ भी। जो उस लहंगे पर विजिलेंस, और उसने भुमरी देवी की इज्जत को भी इज्जत नहीं समझा। फिर उसने क्या किया, ये स्वीकार किया विजिलेंस रेप था ना उसके लहंगे पर, वो 5 लोगों ने रेप तो किया है परंतु इन 5 लोगों ने नहीं किया। अब बताओ, तब तक के लिए अपना धन्यवाद देना चाहिए राजस्थान पत्रिका को। उसने एक न्यूज पब्लिश की, क्रूर हादसा ब्रूटल इमेज, इस तरीके से एक इमेज न्यूज पब्लिश की। तब कई महिला संगठन आ गए, हम कहते राजस्थान पत्रिका
को धन्यवाद है इसलिए। और कहते हैं कि ऐसे मामलों में पत्रकारों को आगे आना चाहिए। जो आज का जो हमारा हथियार है वो मीडिया ही है। तो उनके ऊपर एक शेर भी याद आ रहा है पत्रकारों पे, कारों की इन्हीं सवारों की भी ज़रूरत है और नारों की इन्हीं सुधारों की भी ज़रूरत है। और दुम दबा करके बैठने से कुछ नहीं होगा, दुम दबा करके बैठने से कुछ नहीं होगा, समाज हित में अच्छे पत्रकारों की भी ज़रूरत है। तो इसी के साथ 1992 तो पत्र इसी उसके बाद में जब ये न्यूज़ पब्लिश हुई तो महिला कार्यकर्ता संगठन आगे आए और महिला संगठन के दबाव में स्टेट गवर्नमेंट को हाई कोर्ट में अपील करनी पड़ी थी। और 15 साल में सिर्फ एकमात्र 15 वर्षों में सिर्फ एकमात्र अपील एकमात्र सुनवाई हुई थी उस केस की 2007 में। तो इससे हम कह सकते हैं कितना मतलब सरकार का दबाव था हाई कोर्ट पर केस को पोस्टपोन्ड किए जाने का। तो विशाखा और उसके बाद में दूसरा एनजीओ भी दूसरा महिला संगठन भी आगे आया था। उसमें विशाखा गाइडलाइन के नाम से जो जाना जाता है, विशाखा नाम का एक एनजीओ चलता था। वो 4 अन्य महिला संगठन के साथ आगे आया और उसने एक पीआईएल दायर की सुप्रीम कोर्ट में कि उस याचिका में ग्राउंड किया गया कि जो घटना भंवरी देवी के साथ हुई वह घटना इसलिए घटी क्योंकि वो अपने महिला में वह महिला अपनी ड्यूटी को ऑफिशियल ड्यूटी को फुलफिल कर रही थी। अगर वो ऑफिशियल ड्यूटी फुलफिल कर रही थी तो उसने क्या गलत कर दिया उस समय? तो उसके लिए उस समय फिर सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वर्क प्लेस इस टॉपिक ने तूल पकड़ा। तो हमारी आईपीसी को टंटोला गया। आईपीसी में आज तक ऐसा कोई कानून भी नहीं बना हुआ। सामान्यतः क्या है कि इस तरीके के जो अपराध होते हैं तो 354 में और 509 में इस तरीके से रफा दफा कर देते हैं मामले को। तो फिर इस टॉपिक ने तूल पकड़ा। विशाखा गाइडलाइन ने 1997 में विशाखा गाइडलाइन जो थी ना वो 1997 के अंदर ये गाइडलाइन आ गई थी। इसी विशाखा वाले केस में दो केसों के अंतर्गत कन्वर्ट की गई थी। 2 एक्ट में कन्वर्ट 2013 में की गई थी। एक तो सेक्सुअल हरेसमेंट अगेंस्ट वुमेन एक्ट 2013 और दूसरा सीआरपीसी का अमेंडमेंट 2013 जिसके सीआरपीसी का सेक्शन 354(1) में ये प्रोविजन डाला गया कि सेक्सुअल वर्क प्लेस के ऊपर जब कोई महिलाओं के साथ इस तरीके से जो घटना घटित होती है तो उसको किस तरीके से सजा देनी है, किस तरीके से उसको डील करना है, इसके अंतर्गत बताया गया है। जब अभी एक देखो बात ये थी कि जब ये सेशन कोर्ट से जब एक्विटल आ गया था ना, बरी होने दोष मुक्ति का एक्विटल आ गया था ना, तो ये जो एमएलए था इसी एमएलए ने जयपुर के अंदर विक्ट्री रैली निकाली थी कि भंवरी देवी झूठी है। और इसके अंतर्गत महिला कार्यकर्ताएं भी थी इसके साथ में। देखो कोई भी महिला अपने विरुद्ध ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएगी जिसके अंतर्गत जो अपने लाइफ के लिए डार्क जोन बन के रह जाए। तो ये सबसे शर्मनाक मतलब राजस्थान के अंदर इस तरीके की जो घटना हुई वो पूरी निंदनीय घटना है। तो ये इसलिए विशाखा गाइडलाइन जारी की गई थी। तो ये थी पूरी कहानी। तो कैसी लगी मेरी ये वीडियो? यदि मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।